टिंडर ऐप का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक डेटिंग ऐप है, मगर लोग इसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे। राजस्थान की प्रिया सेठ ने भी टिंडर को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए। प्रिया सेठ को महंगी चीज़ें खरीदने और पहनने का शौक था, मगर जब प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई दंग रह गया था। प्रिया सेठ के जुर्म की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आखिर प्रिया सेठ टिंडर के जरिए लोगों के साथ क्या करती थी और दुष्यंत मर्डर केस से प्रिया का क्या रिश्ता था और कैसे प्रिया सेठ के काले कारनामे से पर्दा उठा। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी की विलन प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के फाला नाम के एक छोटे से शहर में हुआ। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि 10th में उनके 90% मार्क्स और 12th में 85% मार्क्स आए थे। प्रिया सेठ को आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर के कॉलेज में भेज दिया गया। प्रिया वहाँ पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी करने लगी। प्रिया एक छोटे शहर से आई थी और जयपुर एक बहुत बड़ा शहर था, और यहाँ की चमक धमक देखकर प्रिया को समझ आया कि असल दुनिया तो बस यहीं बसती है। और शहर की चकाचौंध में प्रिया इतनी तेजी से खोने लगी कि अब वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी। यहाँ के अमीर लोगों के पास जो कुछ भी था, अब वो सब कुछ प्रिया को भी चाहिए था। प्रिया अब जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। अब प्रिया पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढना शुरू कर देती है। इसी दौरान एक दिन प्रिया ने अखबार में एक विज्ञापन देखा, तो वो वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जा रही थी। तो वो समझ गई कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, लेकिन पैसे की चाह में वो वहाँ काम करने को तैयार हो जाती है। वहाँ का जो मालिक था उसने प्रिया को एक ऑफ़र दिया। उसने कहा कि आप अपने कॉलेज की नई नई लड़कियाँ हमारे यहाँ लाओ, उसके बदले आपको खूब सारा पैसा मिलेगा। अब प्रिया कॉलेज की लड़कियों को पैसे का लालच देकर इस धंधे में उतारना शुरू कर देती है, और इसके बदले प्रिया को भी काफ़ी सारा पैसा मिल रहा था। पैसा आते ही प्रिया ने अब शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। कुछ समय प्रिया ने दूसरी कंपनियों के लिए भी काम किया, लेकिन जब प्रिया इस काम के तौर तरीके सीख गई तो उसने 2014 में अपनी खुद की वेबसाइट बना ली। लेकिन प्रिया ने ये वेबसाइट लोगों को लड़कियां अवेलेबल करवाने के लिए लॉन्च नहीं की थी, बल्कि उसने ये साइट लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। दरअसल इस वेबसाइट के ज़रिए जब कोई ग्राहक प्रिया को फ़ोन करता था तो वो फ़ोन करने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप के ज़रिए कई सारी लड़कियों की फ़ोटो भेजती थी, और जब क्लाइंट किसी एक लड़की को पसंद कर लेता था तो प्रिया उससे पैसों की बात करती थी। प्रिया एक लड़की की कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये पर नाइट लगाती थी। इसके बाद क्लाइंट से मिलने का प्रोग्राम तय करती थी। अमूमन क्लाइंट प्रिया को ही पसंद करते थे, क्योंकि प्रिया देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रिया अपने क्लाइंट को मिलने के लिए बुलाती थी। जब प्रिया क्लाइंट से मिलने जाती थी तो वो कुछ देर बात करते, और प्रिया एडवांस में ही सारा पैसा ले लेती थी और उस क्लाइंट से बोलती थी कि मैं इस पैसे को कार में रख कर आती हूँ, और फिर जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगी। इसी बहाने प्रिया वहाँ से पैसे लेकर अपनी कार से फुर हो जाती थी। इधर क्लाइंट इंतज़ार में ही अपने हाथ मलते रह जाता था। देखते ही देखते बहुत कम समय में प्रिया ने सैकड़ों लोगों को ठगा। अब प्रिया के पास काफ़ी पैसे हो गए थे और इसके शौक भी काफ़ी महंगे हो गए थे। अब प्रिया 40 से 50 हज़ार रुपये वाले जूते पहना करती थी, और इसके कपड़ों की कीमत भी हज़ारों में हुआ करती थी। प्रिया का पर्सनल महीने का खर्चा 2 से 3 लाख रुपए तक का हो गया था, और ये सारा पैसा प्रिया ठगी के सहारे कमाया करती थी। प्रिया अब तक सैकड़ों लोगों को लड़की देने के नाम पर ठग चुकी थी, लेकिन शर्म के मारे प्रिया की शिकायत किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई थी। मगर 2014 में ऐसी ठगी प्रिया ने एक व्यक्ति के साथ की, तो उस व्यक्ति ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया जेल से बाहर आ गई और फिर से इस धंधे में शामिल हो गई। इसी तरह प्रिया 2014 में ही एक बार फिर एटीएम से पैसे निकालने गई और गैस कटर की मदद से वे पैसे वाली जगह को काटने लगी, मगर ऐसा करते हुए वो पकड़ी गई, और इस मामले में भी वो कुछ महीने जेल में रहने के बाद वापस आ गई। जेल से बाहर आने के बाद एक तरफ प्रिया कॉल गर्ल्स के नाम पर लोगों को ठग रही थी,
और अब उसे इंटरनेट के जरिए भी ठगी करने का रास्ता मिल गया था। 2015 के बाद डेटिंग ऐप टिंडर काफ़ी ट्रेंडिंग में था और मौज मस्ती के लिए लोग अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए टिंडर का यूज़ करने लगे थे। प्रिया ने अब टिंडर को अपना ठिकाना बनाया और वहाँ वो लोगों को पहले अपने जाल में फंसाती थी और फिर बातें शुरू होती थी और कुछ वक्त बाद मुलाकातों का वक्त शुरू हो जाता था। जब प्रिया किसी टिंडर मैच से मिलने जाती थी तो उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें खिंचवा कर रख लेती थी। फिर इन्हीं तस्वीरों की वजह से प्रिया सामने वाले को ब्लैकमेल किया करती थी और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए ठगा करती थी। और अब टिंडर से भी उसकी अच्छी खासी ठगी हो रही थी। सिर्फ 1-2 मामलों को छोड़ दें तो प्रिया के खिलाफ किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि प्रिया इतनी शातिर थी कि वो ज़्यादातर 35 से 40 की उम्र वाले शादीशुदा लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। और ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और साथ ही उनकी बदनामी अलग होती। ऐसा होते होते साल 2018 आ गया। टिंडर से ही प्रिया ने एक 45 साल के बैंक मैनेजर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। प्रिया ने उससे काफ़ी पैसे ठगे और कुछ महीने तक खूब मौज मस्ती की। सामने वाला तो इसे प्यार ही समझ रहा था, मगर प्रिया के लिए वो बैंक मैनेजर एक शिकार से ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ महीने तक प्यार का नाटक करने के बाद प्रिया अपने रंग में आई और फिर उसने अपने लिव इन पार्टनर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रिया ने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और अगर अब तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी। इस बार किस्मत ने प्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रिया के बॉयफ्रेंड ने शुरू में इस सब की जानकारी और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सुनवा दी थी। इधर पहले ही प्रिया पर कई मामले दर्ज हो चुके थे, तो पुलिस ने भी इस केस को सीरियस लेते हुए जांच शुरू कर दी और फिर पुलिस ने इतने सबूत जुटा लिए जिससे कि साबित हो सके कि प्रिया अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही थी और अब ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए ऐंठना चाहती थी। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की शुरुआत में प्रिया लगभग 1 महीना जेल में रही और फिर बेल पर बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद भी प्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने फिर से टिंडर पर अपने नए शिकार खोजने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार प्रिया की मुलाकात विवान नाम के व्यक्ति से होती है। विवान ने खुद को अविवाहित बताया और कहा कि वो दिल्ली में रहता है और उसका ताल्लुक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है और वो करोड़ों का मालिक है। इतना जानने के बाद प्रिया के लिए एक परफेक्ट शिकार था और धीरे धीरे इन लोगों में काफ़ी बातें होने लगी और फिर प्रिया विवान के साथ प्यार का नाटक करने लगी। दोनों घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे। इस दौरान उनकी कई बार राजस्थान के एक होटल में मुलाकात भी हुई। इसी बीच 2018 के फरवरी महीने में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत कामरा नाम के लड़के से होती है। दीक्षांत का संबंध मुंबई के एक रईस परिवार से था और दीक्षांत खुद पेशे से एक मॉडल और एक प्रोड्यूसर था और प्रिया ने दीक्षांत को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दीक्षांत प्रिया को लेकर इतना पागल हो गया कि वो अपना काम धंधा छोड़कर जयपुर आ गया और प्रिया के लिए जयपुर में एक लग्जरी अपार्टमेंट लेकर उसके साथ रहने लगा। उस सोसाइटी में दोनों ने खुद को पति पत्नी के तौर पर पेश किया। इस अपार्टमेंट के पास दीक्षांत का एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था लक्ष्य वालिया। लक्ष्य की उम्र मात्र 20 साल थी। अब तक प्रिया ने जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए थे वो सभी नाटक थे और उसने बस अपने सामने वाले को ठगने के लिए उनसे प्यार किया था। मगर ये पहली बार हुआ था जब खुद प्रिया दीक्षांत के प्यार में पड़ गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे। जब साथ रहते हुए कुछ वक्त गुजर गया तो प्रिया को पता चला कि दीक्षांत मुंबई के रईस परिवार से तो ज़रूर आता है, मगर दीक्षांत पर अभी 25 लाख रुपए का कर्ज है। दीक्षांत ने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। जब दीक्षांत के कर्जे के बारे में प्रिया को पता चला तो प्रिया दीक्षांत से कहती है कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, पैसों का जुगाड़ मैं करूँगी और हम मिलकर इस कर्जे को चुका देंगे। यहाँ पहली बार प्रिया दीक्षांत को विवान कोहली के बारे में बताती है। प्रिया ने दीक्षांत को बताया कि कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई थी जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है और अब मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और ब्लैकमेल करके या किडनैप करके इससे पैसे ऐंठ लूंगी। प्रिया ने इस प्लान के बारे में दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य वालिया को भी बताया।
सभी को ये प्लान बहुत अच्छा लगा और अब सारे इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ प्लानिंग होने के बाद प्रिया एक बार फिर विवान को जयपुर मिलने के लिए बुलाती है। विवान भी तुरंत प्रिया से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में विवान कोहली नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, बल्कि विवान कोहली का असली नाम दुष्यंत शर्मा था और वो जयपुर में ही रहता था। दुष्यंत शर्मा एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में बतौर इंजीनियर काम किया करता था। दुष्यंत शर्मा की 3 साल पहले शादी भी हो चुकी थी और उनका एक 1.5 साल का बेटा भी था। मगर टिंडर पर दुष्यंत ने प्रिया के सामने खुद को विवान कोहली बताया और खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पेश किया। इस तरह 2 मई 2018 की शाम को विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा पूरी तरह तैयार होकर अपनी पिता की ऑल्टो कार से प्रिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब दुष्यंत से घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो दुष्यंत अपने पिता से कहा कि वो काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है और कुछ घंटे बाद वापस आ जाएगा। जब रात के 9 बज गए और दुष्यंत वापस नहीं आया, तो दुष्यंत के पिता ने रात के करीब 9:15 बजे अपने बेटे को कॉल किया, लेकिन 1 घंटी जाते ही दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया जाता है। फिर कुछ समय घर वालों ने इंतज़ार किया और फिर करीब 10 बजे फिर से दुष्यंत को कॉल किया जाता है। इस बार फ़ोन उठा लिया जाता है और दुष्यंत अपने घर वालों से कहता है कि कंपनी के एक ट्रक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मामला बहुत बड़ा है और जुर्माने के तौर पर 8 से 10 लाख रुपए तक देने पड़ जाएंगे। ऐसे में मुझे आने में रात हो सकती है क्योंकि मामला सुलझाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। घर वालों ने सोचा कुछ समय बाद दुष्यंत घर वापस आ जाएगा, मगर फिर उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होते होते सुबह हो गई। इस दौरान परिवार वालों ने दुष्यंत को अपने स्तर से खोजने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने नज़दीकी थाने में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी, मगर अभी तक दुष्यंत का कोई पता नहीं चल रहा था। 3 मई 2018 को अचानक सुबह के 10 बजे के करीब दुष्यंत शर्मा ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, इन लोगों को जितनी जल्दी हो 10 लाख रुपए भेज दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इससे पहले दुष्यंत के पिता कुछ कह पाते, दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें 20 मिनट का वक्त देती हूँ, तब तक अगर तुमने अपने बेटे के खाते में 20 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी। इस पर दुष्यंत के पिता ने कहा, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए जमा करके दे सकता हूँ, तो प्लीज़ इसे छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, 20 मिनट से ज़्यादा समय तुम्हें नहीं मिलेगा, और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद दुष्यंत के पिता पैसों के जुगाड़ में लग जाते हैं। फिर वो बैंक गए जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग कर रखी थी, जो कि करीब 3 लाख रुपए थी, और उन्होंने वो रकम अपने अकाउंट से अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांजैक्शन की रसीद भी दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। इसके बाद दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे के नंबर पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। अब दुष्यंत के पिता पुलिस के पास गए और सारी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लग पा रहा था और यूं ही 3 मई 2018 का दिन भी ख़त्म हो गया। इधर कोई अनहोनी होने की वजह से दुष्यंत के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 3 मई 2018 की रात को राजस्थान के जोतवाड़ा पुलिस स्टेशन से दुष्यंत के पिता रामेश्वर सिंह के पास एक फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि आप तुरंत SMS हॉस्पिटल आ जाइए, आपको यहाँ एक लाश की पहचान करनी है। दुष्यंत के परिवार वाले भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ जो लाश पुलिस को मिली थी, उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था। लाश के साथ की गई हैवानियत देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। लाश का चेहरा भले ही बिगाड़ दिया गया था, मगर दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे की लाश को उसके पास बरामद की गई चीज़ों को देखकर और बेटे के शरीर पर मौजूद कुछ निशानों को देखकर पहचान लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि दुष्यंत की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गई। पुलिस ने अब उन सभी नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जिनसे पिछले कुछ समय से दुष्यंत की बात हो रही थी। इस दौरान पता चला कि एक नंबर ऐसा भी है जिससे दुष्यंत की पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी।
जब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन चेक की तो पता चला कि दुष्यंत का मोबाइल ऑफ होने तक दोनों की लोकेशन सेम जगह पर थी। पुलिस अब उस जगह पर पहुंची तो उस जगह कोई भी मौजूद नहीं था, मगर जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रहते थे। अब पुलिस को प्रिया और दीक्षांत के बारे में पता चल चुका था। अब पुलिस इन दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर प्रिया पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाई और एक दिन पुलिस के जाल में फंसी गई। 4 मई 2018 की सुबह प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर छोड़ने के लिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, पर वहां पुलिस उनको पकड़ लेती है। पुलिस प्रिया और दीक्षांत के साथ लक्ष्य वालिया को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि लक्ष्य वालिया भी उनके साथ जुर्म में शामिल था। पुलिस इन तीनों को लेकर थाने आ जाती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर देती है। शुरू में तो ये सब हर अपराधी की तरह किसी दुष्यंत को जानने से इनकार कर देते हैं, मगर जब पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये सब अपना राज उगलना शुरू कर देते हैं। 2 मई की शाम प्रिया दुष्यंत को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और फिर कुछ देर रुकने के बाद साथ समय बिताने के बहाने दुष्यंत को अपने फ्लैट पर ले आती है। प्लान के मुताबिक उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को पहले ही बता दिया था कि दुष्यंत को लेकर वो फ्लैट पर पहुंचेगी, इसलिए जैसे ही प्रिया दुष्यंत को लेकर फ्लैट के अंदर एंटर होती है तो दीक्षांत और उसका दोस्त दुष्यंत को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। अब वो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और धमकाने लगते हैं। इसी बीच प्रिया उसकी जेब से उसका पर्स निकालती है। जब वो उसका आई कार्ड देखती है तो वो समझ जाती है कि दुष्यंत कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है। अब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि दुष्यंत के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग दुष्यंत से करोड़ों रुपए निकलवाना चाह रहे थे, पर इनके सामने जो पड़ा था उसकी हैसियत 2-4 लाख रुपए की भी नहीं थी। इसके बाद प्रिया दुष्यंत को बोलती है कि अपने पिता को कॉल करो और उनसे 20 लाख रुपए मंगाओ। इसके आगे क्या हुआ हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि जब तुमको 3 लाख रुपए मिल गए तो फिर भी तुमने दुष्यंत को क्यों मारा, तो उन लोगों ने बताया कि पैसे मिलने से पहले ही प्रिया के कहने पर उन्होंने दुष्यंत का कत्ल कर दिया था। दरअसल पूरा प्लान फेल होने की वजह से प्रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने दुष्यंत की मौत का फैसला पहले से ही कर लिया था। दुष्यंत की हत्या करने से पहले जब प्रिया ने उसका पर्स निकाला था तो उसमें दुष्यंत का एटीएम कार्ड भी था। प्रिया उस एटीएम कार्ड को ले लेती है और दुष्यंत से उसका पिन पूछ लेती है। दुष्यंत की हत्या के बाद प्रिया पास की एक एटीएम से 25,000 रुपये निकालती है। वो 25,000 रुपये इसलिए निकालती है क्योंकि दुष्यंत के एटीएम की एक दिन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये थी और पैसे निकालने के बाद प्रिया पास के एक मार्केट में जाकर एक बड़ा सा ट्रॉली बैग खरीदती है और फिर ये तीनों लोग मिलकर दुष्यंत की लाश के कई टुकड़े करके उस बैग में भर देते हैं और फिर उस बैग को कार में ले जाकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक देते हैं। यही सूटकेस अगले दिन पुलिस बरामद कर लेती है। फिर ये तीनों वापस आकर अपनी कार का नंबर प्लेट चेंज करते हैं और उसे घर से कुछ दूर खड़ा कर देते हैं और दुष्यंत की कार में बैठकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की नीयत से ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले से पुलिस उनका इंतज़ार कर रही थी और फिर पुलिस उनको अपनी हिरासत में ले लेती है। पूछताछ में प्रिया बताती है कि उसने लड़कियां अवेलेबल कराने के नाम पर हज़ारों लोगों को ठगा। वो कमाल की बात यह है कि प्रिया ने इन काम को कभी भी गलत नहीं माना, बल्कि प्रिया कहती थी कि वो एक समाज सेवा कर रही है और वो ऐसे लोगों को सज़ा दे रही है जो अपने घर में अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हैं। प्रिया पर ठगी, ब्लैकमेलिंग, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है। दुष्यंत की हत्या में शामिल लक्ष्य वाले और दीक्षांत कामरा पर भी हत्या, साजिश, अपहरण और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत केस चल रहे हैं। इस पूरे मामले में लक्ष्य वालिया कुछ साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर है। इसके बाद बाकी दोनों ने भी जमानत की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया और फिलहाल ये दोनों जेल में ही अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।